Dear students, today we will read Democratic Politics, Chapter 4, Electoral Politics, मतलब चुनावी राजनीति। We have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to government directly. The most common form of democracy in our times is for the people to government through their representatives. In this chapter, we will look at how these representatives are elected. We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. We try to understand how electoral competition among parties service the people. We then go on to ask what makes an election democratic. इस अध्याय में हम लोग लोकतंत्र के सबसे आम स्वरूप लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का है। इस आधार पर हम देखेंगे कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है और विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदिता किस प्रकार से लोगों को लाभ पहुंचाती है और किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये चुनाव हमारे लोकतांत्रिक हैं। माने चुनाव क्यों ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए और ये कैसे हम कह पाएंगे कि ये जो लोकतंत्र है हमारा, ये चुनाव जो है यह लोकतांत्रिक चुनाव है या गैर लोकतांत्रिक चुनाव है। इन बातों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। व्हाई इलेक्शन माने चुनाव क्यों के सवाल पर यहाँ पर हरियाणा 1987 में हरियाणा के इलेक्शन की एक स्टोरी दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987. The state had been ruled by a Congress party led government since 1982. Chaudhry Devilal, then an opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध। मैंने जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थे उस समय उसके खिलाफ देवीलाल ने लोकदल नाम की एक पार्टी बना करके स्ट्रगल ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए युद्ध, ऐसा नारा दे करके उन्होंने पूरे हरियाणा में प्रचार प्रसार किया और इन दी इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन का आपने कैंपेन किया, प्रचार किया। देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वन द इलेक्शन, उन्होंने यह घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी जीतती है, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ही प्रॉमिस्ड दैट इज वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। The people were unhappy with the existing government. They were also attacked by Devilal promise. So when election were held, चूँकि कांग्रेस की गवर्नमेंट से वहाँ की जनता नाराज़ थी, इसलिए देवीलाल की जो बातें थी उसको जनता ने सच माना
जनता ने उनकी बातों से उनके पक्ष में जनमत का निर्माण किया और देवीलाल को इलेक्शन में भारी बहुमत से जीत हुई, कांग्रेस की पराजय हुई और देवीलाल को वहाँ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, मुख्यमंत्री बना दिया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, डू मस्ट लीडर्स फुलफिल देयर इलेक्शन प्रॉमिस? क्या अधिकांश नेता अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हैं? डू मस्ट लीडर फुलफिल देयर इलेक्शन प्रॉमिस? तो इसके आंसर में हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट लीडर्स डू नॉट फुलफिल देयर इलेक्शन प्रॉमिस, एक्चुअली दे फॉरगेट ऑल दी प्रॉमिस दैट दे मेक बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पूर्व जो बहुत सारे वायदे राजनीतिक दल करते हैं, वे उन सारे वायदों को पूरा नहीं करते हैं। इस प्रकार से हरियाणा के इस स्टोरी को, हरियाणा असेंबली के स्टोरी को पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, जगदीप एंड नवदीप दो विद्यार्थी हैं, जगदीप एंड नवदीप रीड दिस स्टोरी एंड ड्रू द फॉलोइंग conclusion. Can we say which of these are right or wrong, or if the information given in the story is judgment, story is indicate to call them right or wrong? उन्होंने कुछ बातें इसमें से निकाली, वो बातें क्या राइट है या रॉन्ग है। पहला उनके दिमाग में जो प्रश्न आया कि इलेक्शन कैन लीड टू चेंज इन दी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, क्या चुनाव, इलेक्शन जो है सरकारी नीतियों में बदलाव लाता है? तो इसके आंसर में हम कह सकते हैं हाँ, इज राइट है। यह स्टेटमेंट उन दोनों का राइट है। दूसरा उन्होंने निकाला था जो है निष्कर्ष कि द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बिकम द चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वाज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्पीचेस, कि गवर्नर ने देवीलाल को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया कि उनका भाषण बहुत अच्छा था। तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हम सबको पता है कि बिना इलेक्शन में बहुमत से जीते दल को या उस दल के नेता को जो है मुख्यमंत्री के लिए गवर्नर इनवाइट नहीं करता है। तीसरा निष्कर्ष इन दोनों ने निकाला कि पीपुल आर अनहैप्पी विथ एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। क्या लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उनके खिलाफ वोट देते हैं? तो ये भी रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि हमेशा जनता जो है किसी शासक दल से नाराज ही होती है और प्रत्येक 5 वर्ष के होने वाले चुनाव में उस शासक दल को पराजित कर देती है। अगला निष्कर्ष है, द पार्टी दैट विन्स द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है। तो एस, चुनाव जीतने वाली पार्टी ही सरकार बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इलेक्शन लीड टू ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। हरियाणा का यह चुनाव क्या हरियाणा के लिए आर्थिक विकास में मदद किया? तो हाँ, जो देवीलाल ने वादे किए थे किसानों के कर्ज माफ़ करने के और छोटे बिजनेसमैन के कर्ज माफ़ करने का, उन्होंने उस वादे को पूरा किया और हरियाणा
के आर्थिक मदद में उन्होंने योगदान दिया। लास्ट है कि द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रेजिग्नेट आफ्टर हिज पार्टी लूज इलेक्शन। क्या पार्टी चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी? तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। जब भी कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो उसके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही पड़ता है। नेक्स्ट कंटेंट हम लोगों का है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। आप ऐसे एक कल्पना करिए जहाँ पर बिना चुनाव के डेमोक्रेसी हो। ए रूल ऑफ द पीपुल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन if all the people can sit together every day and take all the discussion, but as we have already seen to this is not possible in any large community, nor is it possible for everyone to have the time and knowledge to take decision on all matters. Therefore, in most democracy, people rule through the representative. चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? तो इसके लिए ऐसा कल्पना करें कि सभी लोग, किसी भी देश में सभी लोग एक साथ बैठकर सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बड़े समुदाय के लिए जिस देश की पॉपुलेशन बहुत अधिक होती है वहाँ एक साथ मिलजुल कर बैठना सभी के लिए संभव नहीं होता है। इसलिए और न ही हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान होता है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। Is there a democratic way of selecting representative with our election? क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience, or a place where they are chosen on the basis of education or knowledge. There could be some difficulty in deciding on who is more experienced or knowledge, but let us say the people can resolve these difficulties. Clearly, such a place does not require election. ऐसी जगह के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें, इमेजिन करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में निसंदेह परेशानी होगी, कठिनाई होगी, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे तो स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर फिर चुनाव की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा संभव होता नहीं है। कोई देश इतना छोटा नहीं है, यहाँ तक कि भारतवर्ष में तो गांव भी इतने छोटे नहीं हैं कि जहाँ सभी एडल्ट
पीपुल और अपने को कुछ ज्ञान रखने वाले लोग इकट्ठा होकर कोई निर्णय कर सके। इसलिए बट कैन वी कॉल दिस प्लेस ए डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट इट द पीपुल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट? हाउ डू वी इंश्योर दैट these representatives rule as per the wishes of the people? How to make sure that those who the people do not like do not remain their representatives? This requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. This mechanism is called election. Their elections are considered essential in our times for any representative democracy. प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें। हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद न हो वे अपने पद पर न बने रहें। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। माने हम जब किसी भी दल या शासक से जो हमें पसंद नहीं है उसे हटाने और जो पसंद है उसे लाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम चुनाव कहते हैं, क्योंकि चुनाव में हमें वो सारे अधिकार दिए गए हैं कि हम अपने मनपसंद व्यक्ति को शासन में ला सके। अब हम चुनाव में जो हम वोटर हैं किसी का चुनाव किस प्रकार करते हैं? इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइस। हम किस तरह से लोगों को पसंद करते हैं या किसी दल को पसंद करते हैं तो दे कैन चूज who will makes law for them। हम अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जिन भी मेंबर्स को रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर हम भेजते हैं वो हमारे विधायी संस्थाओं में जाकर हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसलिए हम ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो हमारे हित के लिए वो कानून बना सके। दे कैन, सेकेंड पॉइंट, दे कैन चूज हु विल फॉर द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर इलेक्शन। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो सरकार बनाने और बड़े फैसले करने का चुनाव कर सकते हैं। माने हमको जिसके ऊपर यह विश्वास है वो है कि यह दल या इस दल का नेता किन्हीं भी परिस्थितियों में वह डरेगा नहीं, हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ा फैसला ले सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो 2014 से पहले बहुत ऐसा कम देखने को मिलता था कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, जो विशेष तौर से हमारे देश में आतंकी गतिविधि करता रहता है, उसको केवल स्टेटमेंट जारी भारत सरकार के द्वारा होता था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन कभी कोई कड़ी कार्रवाई होती नहीं थी। लेकिन जैसे ही जनता ने 2014 में और फिर 2019 में एक ऐसी सरकार का गठन किया
जिसने आतंकवादी हमले पर एक बड़ा फैसला लिया, सबको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक का। तो ये बड़ा एक फैसला था। इससे संभावना थी दो देशों के बीच में युद्ध भी छिड़ जाने की, लेकिन फिर भी जो प्रेजेंट की हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, उसने जो है बिना किसी देरी किए जो है इतना बड़ा फैसला लेने का साहस कर पाई। और भी अनेक सरकार के फैसले हैं जिसको यहाँ गिनाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है। थर्ड पॉइंट है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिटिक्स विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव करते हैं, ऐसे सरकार का चुनाव करते हैं, ऐसे दल का चुनाव करते हैं जो कानूनों का दिशा निर्देशन कर सके, करने वाली पार्टी हो, ऐसी पार्टी का हम चुनाव करते हैं। नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव सीन व्हाई डेमोक्रेसी नीड टू हैव इलेक्शन, but why do rulers in non-democratic countries need to hold election? मतलब यह है कि लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है, पर गैर लोकतांत्रिक देश के शासकों को भी चुनाव कराने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके आंसर में rulers in non-democratic countries do not need to hold election, but they do so because they just try to convince their people that they are living in a democracy country. Next कंटेंट में what makes एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, चुनाव को, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक मानने का हमारा बेस क्या होगा, कैसे हम मानेंगे कि चुनाव जो हो रहा है अपने देश में वह लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो हम फर्स्ट पॉइंट के रूप में कह सकते हैं कि everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. अपने डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करने वाले विद्वानों ने हम सबको ये अधिकार दिया हुआ है, जो भी हम एडल्ट लोग रहते हैं, 18 साल पूरा कर लिए हैं, उनको वोट देने का अधिकार दिया हुआ है। और हमारे वोट का वैल्यू 1 मैन 1 वोट, माने हमारे वोट का जो वैल्यू है, मूल्य है, वह बराबर है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव में रहने वाला हो या शहर में रहने वाला हो। मीन्स मैंने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन में भी बताया था कि मेनी डाइवर्सिटी, किसी भी प्रकार की विभिन्नता हमारे में हो, लेकिन जब हम वोट देने के लिए जाते हैं तो हमारा वोट इक्वल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं
कि जो हम चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, यही बिंदु जो है यह सिद्ध करता है कि हमारा चुनाव डेमोक्रेटिक सिस्टम से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट should be free to contest election and should after some real choose to the votes। चुनाव में विकल्प उपलब्ध होता है, पार्टियों और उम्मीदवारों का चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वो मतदाताओं के लिए विकल्प पेश कर सके। मैंने हमारे सामने 2 या 2 से अधिक पार्टियों का विकल्प हो, साथ ही साथ जो हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं ऐसे रिप्रेजेंटेटिव लोगों की भी संख्या पर्याप्त हो, जिससे मतदाता को एक अच्छे विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित हो। थर्ड पॉइंट, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड ए रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। मतलब इलेक्शन एक रेगुलर इंटरवल पर होता रहे, अर्थात जो हमारे यहाँ हमारी डेमोक्रेसी के लिए 5 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। कोई भी रूलिंग पार्टी 5 वर्ष तक शासन करती है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक जनरल इलेक्शन होता है और उस जनरल इलेक्शन के आधार पर हम लोग आने वाली सरकार का चुनाव करते हैं। फोर्थ पॉइंट, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड। लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, माने जिसे हम पसंद करते हों उसी का चुनाव हम करें। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश। चुनाव जो है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, फेयर एंड फ्री माने निष्पक्ष। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए, बिना किसी भय और डर के सभी लोगों को उस इलेक्शन में भाग लेने की आज़ादी हो, जिससे मनपसंद व्यक्ति को हम वोट कर सकें। इस तरह की अगर कंडीशन किसी भी देश में है, जो कि हमारे भारतवर्ष में है, तो हम कह सकते हैं कि वह कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट कंटेंट में हमको समझना है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या किसी डेमोक्रेसी के लिए राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छा है? तो दिस competition
takes various forms. The most obvious form is the competition among political parties at the constituency level. It takes the form of competition among several candidates. If there is no competition, election will become pointless. मतलब है कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदी नहीं रहें तो चुनाव एक तरह से बेईमानी होगा और लोकतंत्र के लिए वह जो है अच्छा भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन दिया है, नीचे आप इसको देख सकते हैं। So election are like exams where politicians and parties know if they have passed or failed, but who are the examiner? क्या इलेक्शन एक एग्जाम है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर पास और फेल होते हैं, और इसका एग्जामिनर कौन होता है? तो स्वाभाविक है एग्जामिनर हम लोग होते हैं, क्योंकि वोटों के द्वारा हम अपनी सरकार का चयन करते हैं, तो हम ही परीक्षक हुए। कॉमन पीपुल, कॉमन माने आम जनता, कॉमन पीपुल आर दी एग्जामिनर्स. It is they who decide whom to vote and whom to bring in power, कि हमें किसको वोट देना है और हमको किसको पावर में ले आना है. But is it a good to have political competition? Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of dishonesty and factionalism in every locality. Who we would have heard of people complaining of party politics in your locality. Different political parties and leaders often level allegation against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win election. Some people say that this pressure to win election fight does not allow sensible long-term politics to be formulated. Some good people who may wish to serve the country do not enter this arena. एक तरफ जहां पर हमारा राजनैतिक प्रतिद्वंदिता डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, हमें विकल्प उपलब्ध होता है, वहीं पर कभी कभी यह भी देखने को मिलता है
कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता में हमें कुछ नुकसान भी होता है, और वो नुकसान क्यों होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, और आरोप प्रत्यारोप कभी कभी इतना घटिया स्तर पर पहुंच जाता है, चुनाव में कुछ धांधलेबाजी करने की लोग कोशिश करते हैं, जिससे समर्थकों के बीच में लोकल स्तर पर मारपीट, आपस में विवाद और स्थानीय स्तर पर जनसंघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें कभी कभी लोगों के प्राण भी चले जाते हैं। इसलिए ये राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कुछ हद तक स्थानीय स्तर पर हमारी दुश्मनी को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि चुनावी प्रतिद्वंद्विता का जो वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ है वह है नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनैतिक दल और नेताओं को मिले, जिनको हम चुन करके विधायी संस्थाओं में भेजते हैं। इस तरह से हम लोगों का ये राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता को हम लोगों ने देखा, और अगले कंटेंट में हम लोग जो है बात करेंगे व्हाट इज़ योर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, मतलब हमारी चुनाव की प्रणाली क्या है। थैंक यू।